दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो 60% का करेक्शन दे चुका है, अपने ऑल टाइम हाई 2800 से गिरकर 1160 पर ट्रेड कर रहा है। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक ऐसे स्टॉक में आइडेंटिफाई करता हूं जिसमें 50 या फिर उससे ज्यादा का करेक्शन हो चुका हो, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत कम होता है। तो स्टॉक का नाम है मैप माई इंडिया। ऑल टाइम हाई पे बहुत सारे स्टॉक चले जाते हैं, रिटेलर्स उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें करेक्शन आनी ही होती है। जैसे कि आज के अगर स्टॉक आप देखेंगे तो बीएससी को उठाकर देख लीजिए, एमसीएक्स को उठाकर देख लीजिए, सारे ऑल टाइम हाई पर थे, ब्रेकआउट दे चुके थे, लेकिन उनमें भी 15% का करेक्शन हो चुका है, लेकिन वो भी अपने सपोर्ट जोन में नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेड के लिए वीडियो को पूरा देखिए, समझिए सेटअप को, जो कि डिमांड एंड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अपना सेटअप बना के रखता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। तो मैं हूं अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे, और यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर इसका ऑल टाइम हाई लगा था और यहां से लेके यहां तक ये इतना ज्यादा करेक्शन दे चुका है, मतलब 60% का करेक्शन यहां पर दे चुका है। अब यहां पर कहीं क्या सपोर्ट यहां पर बन रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये मैं जाता हूं 6 मंथ पे, और यहां पर मैंने ऑलरेडी एक मार्किंग कर दी है, यहां से लेके यहां तक की जो ये मार्किंग हो रही है। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है, जिसे हम डिमांड जोन या फिर बाइंग जोन भी कह सकते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो यहीं से ही स्टार्ट हुई थी, और देखिए प्राइस ने यहीं से ही ऑल टाइम हाई लगाया था और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहां पर दिया था। मतलब कि जो पुराना ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, इसको ब्रेक करने के बाद भी यहां पर गया था। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इससे इसको समझते हैं पहले डेप्थ में जाके ना, कि ऐसे ये जोन के पीछे ऐसा लॉजिक क्या है कि मुझे इसी जोन में एंट्री करनी चाहिए। मैंने यहां पर आपको क्यों नहीं बताया है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, और मैं चाहता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो आप यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको समझें कि जब इसका आईपीओ आया था तो ये यहां पर कहीं ओपन हुआ था, थोड़ा ऊपर गया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग चली। लेकिन जैसा सभी आईपीओ आने के बाद में होता है कि प्राइस में करेक्शन होता है, तो इसमें भी हुआ और ये कुछ टाइम के लिए यहां पर कंसोलिडेशन करता है। जब ये कंसोलिडेशन होता है तो इसका मीनिंग होता है कि जो नंबर ऑफ बायर्स है और जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो इक्वल होते हैं। अब अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, अगर प्राइस अप मूवमेंट करता है तो इसमें बायर्स हो जाते हैं। और दोस्तों हमेशा प्राइस में जो मूवमेंट आती है, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो, रिटेलर्स के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है, उनके पास में इतनी क्वांटिटी या पैसा नहीं है कि वो प्राइस में मूवमेंट करा सकें। इसको तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल्स ही करा सकते हैं, या जिनको हम लोग म्यूचुअल फंड हाउसेस, बैंक्स और एफआईआईज बोलते हैं, तो वही प्राइस में मूवमेंट लेके आ सकते हैं। अब उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक बार में सारे पिक नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर अपने कुछ ऑर्डर्स को पेंडिंग छोड़ जाते हैं। तो ये एक इनका लॉजिक होता है कि जब कभी भी प्राइस आता है, और देखिए करेक्शन हमेशा होता है, जब उसमें करेक्शन होता है और वो इस बड़े जोन के टाइम फ्रेम पे जब इस जोन में आ जाते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही उसके चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका लॉजिक है। अब यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर एक जोन बना हुआ था, ये वीकली का है। देखिए यहीं पर प्राइस आया, दोबारा से रिएक्ट हो गया, और ये एक इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर ये बना हुआ है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखना होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और नीचे एक बाइंग या फिर ऑर्डर ब्लॉक बना होना चाहिए, तभी हम उसमें एंट्री करेंगे। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर प्राइस में जो रिएक्शन हो रहा है वो किसी बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन से हो रहा है, तो फिर हमको उससे छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो। इसका एग्जांपल मैं आपको यहां बता देता हूं। अब देखिए यहां पर एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है, यहां पर भी तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आप लोग कहेंगे कि यहां पर भी तो एक एंट्री बन जाती है। मैं इसको इस बार मना कर दूंगा, जी नहीं, यहां पर इन्वेस्टमेंट का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। हालांकि प्राइस में तो मूवमेंट आई है, लेकिन क्यों नहीं है इसको भी आपको समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे ये वाले कंसोलिडेशन में और इस वाले में, क्या आपको मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है? आप देखिए ये वीकली के सिर्फ 4 कैंडल्स हैं, इवन इसमें हल्का सा डाउन मूवमेंट आया और फिर ये अप गई है और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन ही तो चल रहा है। अगर इनको स्मॉल कैंडल हम मानते हैं तो इसकी जो रेंज है वो इन कैंडल्स के बराबर ही है। तो ये पूरा का पूरा जो जोन होता है इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेस। ये जितना छोटा होगा, इसमें देखिए सिर्फ 4 कैंडल है और इसमें देखिए कितनी सारी कैंडल है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। यहां पर भी आप देखिए कितनी कम कैंडल्स है, और यहां पर भी देखिए कितनी कम कैंडल्स है, और ये एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में है। तो ये तरीके होते हैं अच्छा जोन ढूंढने के।
अगर आपको ये सारी चीज़ें डेप्थ में जाननी है, सीखनी है, तो 4 घंटे का मेरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं थी। अब यहाँ पर जब नीचे आया और यहाँ पर कुछ सपोर्ट बन रही थी, ये ट्रेड का एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वही कंसोलिडेशन चला और फाइनली इसने अप जाने की जैसे ही कोशिश की है, तो मैंने यहाँ पर एक सेलिंग जोन भी मार्क किया हुआ है जो कि है 3 महीने का। अब मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे कोई जोन बनता है और वो बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन से रिएक्ट होता है, जो कि इस केस में यहाँ पर हो गया, तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करूंगा, इसको मैं ठंडे बस्ते में डाल दूंगा। इसके बीच में अगर मेरे पास में कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का कोई जोन बन रहा होगा, तो मैं उसको मार्क करने के बाद में मैं यहाँ पर एक अलर्ट बना दूंगा। जब कभी भी प्राइस यहाँ पर आएगा, अलर्ट मेरा लगेगा, मैं नीचे ट्रेड को उस टाइम पे चेक करने के बाद में सारे कंडीशंस को अपनी और जो सेटअप्स में मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको देखने के बाद में मैं अपना ऑर्डर यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अब चलिए इसी की बात कर लेते हैं। अब 6 मंथ पे तो हमने देख लिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल है और प्राइस इसके ऑलमोस्ट मिडिल में आने को है। अब जो इसका एग्जीक्यूशन होगा, आज के डेट में भी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। 1157 पे चल रहा है, लेकिन जो और अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंस लेवल आपका अच्छा है, तो एंट्री रखेंगे हम लोग, जो कि मैंने अपना ऑलरेडी ऑर्डर लगा दिया है 1140 पे। मैंने 100% क्वांटिटी यहाँ पर बाय की है। अब क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है वो आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से नोट कीजिएगा। ये मेरे आज की डेट में एंट्री ली, अगर मेरा एसएल लगेगा तो वो एसएल लगेगा 900 के आसपास में, ये मेरा एसएल होगा। और यहाँ पर मेरी क्वांटिटी आ गई 240 के आसपास में, इसको राउंड कर लेता हूँ, तो 240 का मेरे पास में यहाँ पर जो रेंज है, अगर एसएल लगता है तो इससे नीचे जाता है। अब पहले आपको ये बता देता हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही एक लिक्विडिटी जोन का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि स्टॉप लॉस मैंने यहां पर क्यों लिया है, इससे नीचे क्यों लगाया है। देखिए होता क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को अप जाने के लिए, मतलब कि आपको पता है ट्रेड लेने के लिए हमेशा एक बायर और एक सेलर होता है। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा तो है, लेकिन उनके पास में बाइंग के ऑर्डर उन्होंने लगा दिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होंगे, जब उनके पास में सेलिंग के ऑर्डर्स भी होंगे, तभी तो वो एग्जीक्यूट होंगे। जब उनके पास में सेलर उनको बेचना चाहेगा तभी तो वो बाय करेंगे, तो उनको बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, रिटेलर्स अपना यहाँ पर एंट्री करेंगे तो वो इसके नीचे यहाँ पर अपना एसएल लगा देंगे। अब उनका एसएल लगाना, भाई अगर रिटेलर्स का जब एसएल लगेगा मतलब कि वो सेल कर देंगे और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाय कर लेते हैं और फिर यहीं से ही रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सेम केस मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है। आप चेक करेंगे कि किस तरह से पिक होता है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 महीने का एक जोन मार्क किया था। अब देखिए कि प्राइस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब अगर किसी ने यहां पर एंट्री ली और यहां पर ही अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उसका तो स्टॉप लॉस लग गया और उसके बाद में देखिए कि प्राइस कहां पर चला गया। मैं डेली पे अगर मैं जाता हूं तो क्या इस जोन को ब्रेक करने के बाद में ही गया है ना, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी हंट की जाती है रिटेलर्स की, बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इस बात का नोट करेंगे। इस बात को नोट करने के बाद में हम वापस से चलते हैं मैप माई इंडिया पर। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि हमेशा अपने कर्सर वो नीचे रखें। अब यहाँ पर मैं वापस से मंथली पे चलता हूँ और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है और मैंने काफ़ी नीचे रखा है, तो आप 910 पे अपना स्टॉप लॉस रखें। अब ये हो जाती है मेरी 240 क्वांटिटी। अब आपको क्या करना है, अब इस बात को आप ध्यान से नोट कीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। तो इसमें जैसे कि मेरी जो रिस्की की कैपेसिटी है वो है 10,000। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10,000। 10,000 को मैं डिवाइड करूंगा, जितनी भी यहाँ पर रेंज आ रही है इसको निकालने के बाद में क्या वैल्यू आती है, ये आती है 10,000 डिवाइडेड बाई 240, ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 41, या मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 42। अब 42 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब कि आज के क्या रेट है 1154 या 1150, तो और इसको मैं मल्टी करता हूँ 42 मल्टीप्लाइड बाई 1150, तो 48,300 का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस, इसमें जो मेरा लॉस होगा वो 10 रुपए का है। तो इस तरह से हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने रिस्क कितना लेना है वो मैंने डिसाइड किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ले गया और ऐसे छोड़ दूंगा और इसमें कितना भी रिस्क कितना भी लॉस चलता रहे। तो इस तरह से आपको हमेशा अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, आने वाले टाइम में मैं कहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। देखिए ये वाली कैंडल तो अभी क्लोज ही नहीं हुई है, ये वाली कैंडल इतनी अच्छी है और इसने पुराना जो ब्रेक बना हुआ था वो भी दिया है। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पहले मैं इसकी मार्किंग ही कर देता हूं कि जो ये वाला जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग जोन है, और इसे चाहे आप मंथली पे मार्क करें चाहे आप वीकली पे करें,
तो पहला जो मैं टारगेट देख रहा हूं आने वाले टाइम में, हो सकता है यहां पर कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन हो इस तरह से, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह से ये यहां पर जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसा नहीं है कि आज ही लिया और आपको अगले हफ्ते 10 दिन में ये टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें संभावनाएं ट्रेड की कैसे बनेंगी कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट तो यहां पर कर दी है। इसमें एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जैसे कि इसमें 50,000 की लगभग इन्वेस्टमेंट बननी है, 48,000 50,000 ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर 50% क्वांटिटी यहाँ बाय करें, 50% को और बिल्कुल बॉटम पे बाय करें अगर किसी केस में चला जाता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर बॉटम पे जाता है और फिर वहां से जब रिएक्शन चलता है तो वो बहुत जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से अपने टारगेट को अचीव करता है और आपको क्वांटिटी भी यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। तो फाइनल टारगेट तो मेरा यही रहेगा 1640 के आसपास में। और क्वांटिटी मैंने तो 100% यही बाय की है, क्योंकि मैं अपने रिस्क को अलग तरीके से मैनेज करता हूँ। डेप्थ में सीखने के लिए कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर मैं कई सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि रिस्क को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मैप माई इंडिया के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में रेगुलरली डालता रहता हूं। और कोई भी स्टॉक आप कमेंट में लिख सकते हैं जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके दूं, तो वो मैं बना दूंगा अगर उसमें कोई प्राइस एक्शन अच्छा हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड कम बैक अगेन।